हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। इस वीडियो में 1992 से लेकर 2019 तक के बीपीएससी में जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले 65वीं बीपीएससी और बिहार एसआई मेंस, बिहार एसआई प्री, बिहार ईएसआई प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस जो था वो इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मनाया कब गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां शामिल है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की तो इसके बाद अनुच्छेद जो वर्णित हुए हैं वो लगभग 450 हैं, लेकिन ये मूल जो है वो 395 है और इसी में क, ख, ग ऐसे करके और अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचियां की तो पहले थी 8 अनुसूचियां, लेकिन फिर अब बढ़कर 12 हो गई हैं। 9वीं अनुसूचियां जो था वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद अगर बात करते हैं 10वीं अनुसूची की तो 10वीं अनुसूची जो थी वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं संघीय सूची की तो संघीय सूची में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूलतः 97 थी। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो मूलतः कितने थे? राज्य सूची में मूलतः 66 था और संवर्ती सूची में मूलतः 47 थे। लेकिन अगर हम इस समय की बात करते हैं तो इस समय संघ सूची में 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की तो इस समय राज्य सूची में 61 विषय हैं और अगर संवर्ती सूची की बात करते हैं तो संवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न शब्दों पर विचार करें। 4 वर्ड दिए हुए हैं और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ये एक्चुअली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबंधित ये सारे शब्द दिए गए हैं। इसको अगर आप सही रूप से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CADB। क्योंकि अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो समाजवादी जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब है? 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसके तहत और भी कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि इसके तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। 10 मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 51 के क भाग 4 क के तहत जोड़ दिया गया था। लोकसभा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संसद विधानमंडल कोरम को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो देखिए, एक नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को एक याद होगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पहला दिया हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये प्राप्त है, ये है अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। कानून के समझ समता, ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 14 में है और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 29 में।
तो देखिए पहला भी है और तीसरा भी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19A का ए है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हुआ कब था? जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में ये चीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये देखिए 46वां संविधान संशोधन 2002 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा जो संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 क, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो अगर हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो पहले तो नीति निर्देशक सिद्धांत से याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51, और इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगर हम लोग बात करते हैं समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, तो ये है, और किसमें है? अनुच्छेद 39 का ये भाग है, 39 का भाग है समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। समान नागरिक संहिता भी है किसमें? अनुच्छेद 44 में। अगर हम लोग बात करते हैं छोटे परिवार का मानदंड, तो ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 350 के क के तहत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला भी है और दूसरा भी है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य से याद रखिएगा इसे भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। और इसे लिया गया है कहाँ से? रसिया USSR के संविधान से लिया गया है। उस समय मौलिक अधिकार 10 थे, लेकिन फिर 11वां जो मौलिक अधिकार था वो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, और अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो वो अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 53 के 1 में। ठीक है, राष्ट्रपति से कुछ और अन्य अनुच्छेद भी याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का शक्ति कार्य है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, ये है अनुच्छेद 65 के आधार पर। अनुच्छेद 65 के आधार पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या पद से हटा दिया जाता है, तो उस अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणवश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो होगा। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसी न्यायालय का कोई जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा जो उस समय उपलब्ध होगा वही राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की, तो इनका जो टेन्योर था वो था 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, और ये जो थे वो अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिभा सिंह पाटिल की, तो व्यक्ति अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछेगा तब वो देश की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, लेकिन कार्यकाल अनुसार पूछेगा तब उनका जो क्रम था वो 13वां था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कब अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। देखिए एक जो कोई भी विधेयक होगा जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, मतलब अपनी सहमति दे देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या क्रमांक है। तो देखिए ये मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं इनका टेन्योर भी था 2007 से लेकर ये 2017 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्ति के रूप में तो व्यक्ति अनुसार इनका क्रमांक 12 था, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के रूप में अगर देखेंगे मतलब कार्यकाल के रूप में तब इनका भी 13वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान पूछ रहा तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये कौन है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, अनुच्छेद इसका कहाँ विवरण है, अनुच्छेद 76 में। और ये जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का इनको अधिकार प्राप्त है। एक चीज याद रखिएगा, जो भारत का अटॉर्नी जनरल है मतलब महान्यायवादी है, यह संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी किसी भी सदन में या सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और सदन की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। और ये किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये कौन ले सकता है, महान्यायवादी ले सकता है। अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। महान्यायवादी से एक चीज याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह जो है उसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार ब्लैंक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए अगर वो 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या हो सकता है, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है या रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य जो होगा उसकी सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा या अनुज्ञा के बिना वो उसके किसी अधिवेशनों से अनुपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से कि 12 सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा की जो संरचना है वो है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, ये जो 250 सदस्य हैं ये अधिकतम होते हैं, वर्तमान समय में 245 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो हमारे संविधान का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। इसका जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 89 और 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान जो है वो क्या है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु क्या बना है, लेखानुदान बना हुआ है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 116 क के तहत, अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा जो है वो लेखानुदान पारित करके सरकार के लिए एक अग्रिम राशि क्या करती है, मंजूर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वो लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति की तो इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, साथ ही इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका जो सदस्य होता है वो विपक्षी दल का कोई नेता होता है। ऐसा एक्चुअली कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी जो कि विपक्ष दल के नेता थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो वही मान्यता जो है वो आज तक चली आ रही है और कोई विपक्षी जो होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 में यह प्रावधान था कि कोर्ट मार्शल की भी जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो यही हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल से एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद रखिएगा कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए, अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये अपने पद की शपथ लेने के बाद 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। और इसके पूर्व अगर उसे करना है, मतलब रिजाइन देना है, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है, या साथ ही साथ उस पर या कोई कदाचार या असमर्था के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत में से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश है उसे पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट जिसका मानसपुत्र कौन है। तो इसके मानसपुत्र की अगर बात करते हैं तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसका मोबाइल कोर्ट का, तो इसकी जो शुरुआत थी वो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मेनली उद्देश्य जो था वो ये था कि सुदूर और जो पिछड़े इलाके हैं उन इलाकों में न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किससे, अनुच्छेद 352 के तहत। देखिए, 3 तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। जो अगर अनुच्छेद 352 की मतलब राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो ये 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। एक है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये कब किया गया, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका फिर ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आयु घटा दी गई 21 वर्ष से 18 वर्ष तब उसका कौन से चुनाव में प्रयुक्त किया गया था। तो सबसे पहले फिर इसको जो 9वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ था 1989 में, उसी में ये सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा आम चुनाव में मतदानों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सीडीपी एंड एनईएस की पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है। तो ये कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगर हम लोग बात करते हैं सीडीपी की, तो सीडीपी क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को हम लोग सीडीपी बोलते हैं। और एनईएस की बात करते हैं तो ये क्या है, राष्ट्रीय विस्तार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्थाओं के लिए कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है वो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति जो था वो पंचायती राज में द्वितीय स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अशोक मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो 1977 में किया गया था और ये अपनी रिपोर्ट जो था वो 1978 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप कह सकते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच क्या करता है, एक समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है वो क्या है, प्रशासनिक प्राधिकारी है केवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? देखिए ये जो क्वेश्चन है अनुसूचित जाति में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 1206 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर लेकिन हम बात करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से कि 2011 के जनगणना के अनुसार बात करते हैं, ये 2007 ये प्रीवियस पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस का डाटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग आपको लोगों को पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो कुल संख्या है, अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6% है। ये एससी का। एससी की अगर बात करते हैं तो ये 16.6% है और अगर एसटी की बात करते हैं तब 8.6% है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। तो 5 अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। तो जर्मनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है, मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर थे पीटर बेंसन ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे क्या कहते हैं? इसे एक और नाम से जाना जाता है सिन्हुआ न्यूज एजेंसी। ठीक है, अगर हम भारत की न्यूज एजेंसियां की बात करते हैं तो याद रखिएगा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और यूनिवर्ता। ये 3 जो हैं वो भारत की न्यूज एजेंसियां के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से याद रखिएगा जो ब्लू बुक है वो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ किया गया था? तो भारत का जो प्रथम विधि विश्वविद्यालय है उसको हम लोग नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की बात कर रहा है। तो बीएसएफ का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1950 को। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि पूछ लेगा तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस वही 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा उसके 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, ये पंथ निरपेक्ष यहाँ पे टर्म है। अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है। और निर्धारित जो क्रम है वो यही है कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो भारत को वही एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो क्योंकि प्रस्तावना हमारा किस वर्ड से आरंभ होता है? हम भारत के लोग से आरंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। लैंगिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्यों? क्योंकि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रजातंत्र का मतलब ही होता है जनता के लिए और जनता की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति की अगर बात करता है तो भारतीय संविधान जो है वो प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं संविधान को, तो संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। अगर हम लोग बात करते हैं एकात्मक संविधान की, तो एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां जो है वो एक ही सरकार में निहित होती है, जो कि प्रायः कौन होती है? केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संघात्मक संविधान की, तो संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो इसीलिए भारतीय संविधान को ये कहा गया है कि प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कब है, किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल से। 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार किसके? राज्य सूची के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें मूलतः 66 विषय था और वर्तमान में 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है वो नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। आप लोगों को पता ही होगा कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये किसमें है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कहीं प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र अलग से नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 के 1 के का जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसे ही प्रेस की स्वतंत्रता उसी में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो देखिए अगर ऐसे हम लोग बात करते हैं तो पोस्टमार्टम किसको किसको कहा जाता है। पोस्टमार्टम जो है वो संवैधानिक उपचारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है। और ये क्या है, ये एक तरह से कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय जो है वो लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावों की वैधता को जांच कर सकता है। लेकिन इसके अलावा उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्यवाहियों की जाँच की जाती है। तो अधिकार परीक्षा को भी कहा जाता है और उत्प्रेषण को भी कहा जाता है। तो इसका ऐसे आंसर होना चाहिए ई उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी की तो बीपीएससी जो है वो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ डी को मानता है, मतलब अधिकार परीक्षा को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 40 आया किसमें, 36 से 51 के बीच में, और 36 से 51 में क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज से याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ निर्धारित कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसके अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। जिस समय शामिल किया गया था मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, उस समय मौलिक अधिकार 10 थे, लेकिन अभी 11 हैं। जो 11वां मौलिक अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को ही आचार आदेश भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और इसको कहाँ रखा गया है, 51 के क च में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो यह संसद का हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी कोई भी चुनाव से अगर विवाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 71(1) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एक ही बस ये है कि संविधान का अतिक्रमण, और संविधान के अतिक्रमण होने के बाद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग है, 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और जिसका प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल सचिव की तो ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 53(1) के तहत केंद्र सरकार की जो अधिशासी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी, बाहर आक्रमण के भी आधार पर और युद्ध के भी आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये तो अधिकार है लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। ये तो प्राप्त ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाई, ये प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि जो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी शर्त में रखा जाए और राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो, तभी जाकर हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और यह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो किसका मुख्य है? केंद्रीय सरकार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार। देखिए अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो हमारा जो संविधान है वो मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वही केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री उत्तरदायी होंगे वो केवल लोकसभा के प्रति होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन जो है वो विधायिका के सदस्यों में से ही होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और कार्यपालिका जो है वो विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है और राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद क्या है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और प्रधानमंत्री जो क्या है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो वो किया गया अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ठीक है, इसके खंड 3 में प्रयोग किया गया है और उसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। तो यहीं पे बस एक मंत्रिमंडल शब्द का यूज किया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला कौन है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपने पद धारण कर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। एक चीज़ याद रखिएगा, महान्यायवादी से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा किसी भी सदन की समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत देने का जो अधिकार है वो महान्यायवादी को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर यहाँ राज्य सरकार की बात कर रहा है, तो राज्य सरकार के केस में कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा, जिसका कि किसमें अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भारत के राज्यों का पुनर्गठन पूछ रहा है, तब कब हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1956। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तब हो जाएगा 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था वो 1953 में गठित हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था और इसके अनुसार ही भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है लोकसभा के नेता कौन है। तो लोकसभा के नेता की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसका मतलब क्या हो गया, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है वही प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो लोकसभा में कितना है, लोकसभा में हो जाएगा 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का कम से कम होना चाहिए। तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र। तो संसद सदस्य न्यूनतम उम्र पूछ रहा है, तो न्यूनतम उम्र 25 ही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 104 कह रहा है लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह निर्धारण जो है वो 2026 तक यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी हम लोगों ने देखा 1971 की जनगणना पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो देखिए सदस्यों की संख्या अधिक की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 60, मणिपुर में 60, मेघालय 60, हिमाचल प्रदेश 68। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68। लेकिन अगर यही आपसे पूरे ऑप्शन नहीं रहे, मतलब ये स्टेट्स के नाम नहीं दिए हुए रहे और पूछते सबसे बड़ी विधानसभा, तो सबसे बड़ी विधानसभा फिर हो जाएगा आंसर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है और अधिकतम कितने, 2 सदस्य को।
अगर विधानसभा में पूछ ले एंग्लो इंडियन का मनोनयन तो विधानसभा में हो जाएगा अनुच्छेद 333, लोकसभा में पूछे 331, विधानसभा में 333। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान की अगर बात करेगा और कहाँ बोल रहा है लोकसभा में, तो लोकसभा में हो जाएगा 330 और विधानसभा में पूछ देगा तब हो जाएगा 332। देखिए यहाँ चारों ऑप्शन देख लीजिए तो अच्छे से, अनुच्छेद 330 पूछेगा तो क्या हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए SC ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 332 है विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 331 है एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन और अनुच्छेद 333 है विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109 कह रहा लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो पूरा होने से पहले कैसे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद कुछ भी बोल लीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और किसके अनुसार, अनुच्छेद 85(2) के ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110 कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, ये कि लोकसभा की जो एक सत्र की अंतिम बैठक है और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, इन दोनों के बीच में 6 माह का गैप, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम से कम 2 बार तो सत्र बुलाया ही जाएगा। तो कम से कम पूछा है तो 2 बार वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 कह रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजेगा, उत्तर प्रदेश भेजता है और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजेगा। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार 40 भेजता है, मध्य प्रदेश 29 और बंगाल, पश्चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 113 कह रहा है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य जो है वो दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। देखिए ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब काफ़ी पहले के एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ये 1994 का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन तो उस समय इसका आंसर था बिहार और महाराष्ट्र, क्योंकि बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय कंबाइंड बिहार था। लेकिन जब बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिहार का बंटवारा हो गया, तब आप जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि लोकसभा में प्रथम स्थान किसका है, यूपी का है 80 सीट, द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र का 48 सीट, तृतीय स्थान है पश्चिम बंगाल का 42 सीट। ठीक है। फिर बिहार का है 40, तमिलनाडु का है 39, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव 1951-52 आप लोग पढ़े हुए होंगे, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। और कितने सीटों के लिए, 489 सीटों के लिए हुआ था। और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा अभी आप लोग पढ़े ही हैं कि राज्यसभा का जो है वो विघटन नहीं होता है, मतलब यह एक अस्थायी सदस्य है और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं कि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। कौन से, अनुच्छेद 80 के अनुसार। और किसको मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 कह रहा है राज्यसभा के चेयरमैन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कौन से अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121 कह रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 कह रहा है लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष है। देखिए ये क्वेश्चन पहले का है, इसलिए अब इसका आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उस समय ये 1999 का क्वेश्चन है, तो उस समय जो सही आंसर था वो था पीएम सईद। अगर हम लोग बात करते हैं, अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123 कह रहा संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि कम से कम तो आधिकारिक अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार क्या है? एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125 कह रहा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक पंजीकृत पार्टी भी है, एक राज्य पार्टी भी है और एक क्षेत्रीय पार्टी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो बीपीएससी इसको ये मानता नहीं है। बीपीएससी इसका जो सही आंसर है वो मानता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो केवल राज्य पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126 कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक के पारित करने के लिए भी नहीं होता है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं हम लोग तो संविधान सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है हमारा 129 कह रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 को 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था। तो यहाँ बस ये पूछ रहा है राज्य बनाया गया, ये नहीं पूछ रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इसको सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया था 35वें संविधान संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो देखिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके तो नहीं बन सकता है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके भी नहीं बन सकता है, संवैधानिक औपचारिकता को भी समाप्त करके नहीं बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है और बिहार को काटकर अगर पृथक वनांचल का राज्य बनाना है तो संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131 कह रहा संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था जस्टिस M.N. वेंकटचलैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और संविधान समीक्षा आयोग का जो गठन था वो फरवरी 2000 में किया गया था और ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपे थे वो सौंपे थे 31 मार्च 2002 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133 कह रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन से? अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से याद रखिएगा, कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति जो है इसी के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र आयु क्या है? तो ये क्या है? 65 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिख के दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसके अलावा भी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139 कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की, तो ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रथम पद धारण करता है और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राज्यपाल ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद अगर हम लोग बात करते हैं 154 के 1 के तहत, तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141 कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। विधान परिषद का सब जगह अस्तित्व नहीं है, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142 कह रहा है भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन कौन सा है? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद सब याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की जो विधान पालिका है एक सदनीय या द्विसदनीय होगी, और द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका जो होगा वो विधान पालिका परिषद जो होगा वो उच्च सदन होगा और विधानसभा जो होगा वो निम्न सदन होगा। तो यहाँ कौन सा होगा हमारा आंसर? विधान पालिका परिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143 कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान है। और संसद ऐसा कब कर सकता है? संसद ऐसा तब कर सकता है जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए, केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 170। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 176 की बात करते हैं तो ये कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, आज इस वीडियो में हम पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था को खत्म कर देंगे। इससे पहले ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्टली आपको बिहार एसआई मेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। साथ ही साथ ये बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम है 65वीं पीटी, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आपको लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट या मेडिएबल या फिर इकोनॉमिक, जिस चीज़ का भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो किस सब्जेक्ट का होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 कह रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो वो किसी अपना त्यागपत्र देगा, वो उपाध्यक्ष को देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये भी 1994 का क्वेश्चन है, जब 3 तलाक बैन नहीं हुआ था, अब तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कर ही दिया गया। तो ये दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148 कह रहा है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो उच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं गुवाहाटी, तो गुवाहाटी भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो, इसकी जो क्षेत्राधिकार है वो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। और मुंबई उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्राधिकार है वो महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली और दमन दीव और गोवा में है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, मतलब सी और डी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
2001-2 में है। तो ये जो था वो टाइटल सूट है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जनरली जो था वो हुआ गया था कि दो समुदाय जो थे वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये करता है संविधान का अनुच्छेद 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या फिर उसे नगण्य करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 151 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची की अगर विषय की बात करते हैं तो शिक्षा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा भी जो था वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन संघ एवं राज्य दोनों में इसका समान महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसमें है? अनुच्छेद 280 में है, और ये केंद्र एवं राज्यों के बीच जो टैक्स रेवेन्यूज होता है उसके वितरण के लिए सिफारिश करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153 कह रहा है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो भारत में जो संघीय वित्त आयोग है वो राज्य एवं केंद्रों के वित्त से संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, और फिर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950। अब इसके जगह पे क्या ले आया गया? नीति आयोग ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155 कह रहा है उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो देखिए ये भी 1999 का क्वेश्चन है, उस समय की ये बात कर रहा है, तो ये आपको याद रखने ऐसे उसका सही आंसर था तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है हमारा 156 कह रहा है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये चुनाव आयोग को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 157 कह रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका चारों जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 158 कह रहा है निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 1987 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। देखिए सरकारी आयोग की बात करते हैं तो 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। कब? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159 कह रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत की चुनाव जो है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों पंचायत जो है वो राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव कराने का जो अधिकार है वो राज्यों को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 160 कह रहा है पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज राज्य की सूची पर का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज की तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये कौन देता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है हमारा 163 कह रहा है कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40, ये हम लोग देखा ही अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164 कह रहा है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की तो इस इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल होती है 3 श्रेणियां, ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सही है। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 165 कह रहा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो आता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 166 कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो यही है कि ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके और लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167 कह रहा है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो किसकी किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा गया है कि बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 168 कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में जो पंचायती राज है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है पंचायती राज के ब्लैंक के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170 कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 171 कह रहा है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है 172 कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ब्लैंक में प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर कौन था, आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है हमारा 173 कह रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो ये राजस्थान के नौगांव जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 174 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो इसका गठन जो था वो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश किया था। और उन्होंने ही ये कहा था कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने, ताकि इसका जो सभापति है वो ये एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश किया गया था अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 176 कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य सूची के प्रविष्ट 5 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 177 कह रहा है कि किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है, तो देखिए बिहार में भी किया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चारों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ और सारे स्टेट में भी किया गया है, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, ये सब में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 178 कह रहा है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50%, ये 2010 तक कह रहा है, तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 180 कह रहा है संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 181 कह रहा है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है हमारा 182 कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया संबंधन अनुच्छेद है वो है 368 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 183 कह रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। नेक्स्ट हमारा 184 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 42वां जो संविधान संशोधन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से जो उत्पन्न कठिनाई थी उसी को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 185, कह रहा है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो पिछड़ी जाति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो था वो 29 जनवरी 1953 को किया गया था और इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका साहेब कालेलकर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 186, कह रहा है राजलोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राजलोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त तो भारत के राज्यपाल के द्वारा, मतलब राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन उसको हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 187, कह रहा है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। वीवीपैट होता क्या है, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और ये जो यूज किया जा रहा है वो M3 संस्करण का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी M3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188, कह रहा है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वरीयता क्रम की तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष मतलब UPSC का जो अध्यक्ष हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों जो है ये वरीयता क्रम में एक समान है। इनको 9 के क में रखा गया है। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उससे बाहर 17वें क्रम पे रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का इसमें हम लोगों ने टोटल जो आज तक बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया है 1992 से 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। टोटल 188 क्वेश्चंस थे। इसके बाद कौन सा वीडियो लेकर आया जाए, किस सब्जेक्ट्स का वीडियो लेकर आया जाए वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोगों के समझ प्रस्तुत हो जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।